सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हो? भाभी, मुझे नहीं पता, आप माँ से बात कर लो। सूरज, माँ जी से मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम मेरे बच्चों को छोड़ो। कहते हुए कविता अपने बच्चों को सूरज से छुड़वाने लगी, लेकिन सूरज जबरदस्ती कविता के बच्चों को लेकर चला गया। रोती रह गई कविता बच्चों के लिए। उस समय घर पर भी कोई भी नहीं था जो सूरज को रोक सके। अकेली बस कविता और कविता की भाभी ही थी। बच्चों के जाने के बाद कविता ने रोते हुए तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया, जो पास के ही मार्केट में गई हुई थी। सारी बात सुनकर कविता की माँ शारदा जी भागती हुई आई। जब कविता ने उन्हें सब कुछ बताया तो शारदा जी को बड़ा अजीब लगा कि ऐसे अचानक कैसे कविता की सास बिमला जी उसे अचानक ससुराल बुलाने लगी। अभी कल ही तो आई थी कविता, और मैंने बिमला जी को बोला भी था कि पूरे 1 साल बाद कविता मायके आ रही है, कम से कम उसे मैं 1 हफ्ते तो अपने पास रखूंगी ही। इसके बाद मैं खुद ही कविता को भेज दूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बिमला जी भी राजी खुशी मान गई थी। फिर ये सब अचानक से, और जब कविता नहीं गई तो बच्चों को ले जाने का क्या तरीका है? शारदा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों से बिमला जी को तो वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। तभी ऐसे अचानक से बिमला जी कविता को बुला रही हैं, लेकिन पता कैसे चले कि बात क्या है? इधर कविता लगातार बच्चों के लिए रोई जा रही थी। माँ, मुझे भैया से बोलकर अभी ससुराल भेजो, मेरे बच्चे रो रहे होंगे। माँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाते हैं। बच्चों के लिए बेटी की तड़प देख शारदा जी भी परेशान हो गई। बच्चों की चिंता तो उन्हें भी थी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे और शायद शारदा जी कविता को भेज भी देती, लेकिन उन्हें बिमला जी की ये हरकत हजम नहीं हो रही थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने कविता से कहा, कविता बेटा, एक काम करो, अभी तुम्हें ससुराल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे वहाँ रो रहे होंगे, वो नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रही हो। उन्हें अगर तुम्हें ले जाना ही था तो पहले बिमला जी मुझसे तो बात कर लेती, फिर लेकर जाती। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी होती, दिक्कत होती तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ, असल में सूरज मुझे लेने ही आया था। जब मैंने जाने से मना कर दिया तो जबरदस्ती बच्चों को लेकर चला गया। यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही बेटा। एक काम करो, तुम दामाद जी को फ़ोन करो और उनसे पूछो कि कोई बात है क्या। कविता को भी अब जाकर पति का होश आया। उसने तुरंत ही विनय को फ़ोन लगाया। विनय ने जैसे ही फ़ोन उठाया, कविता रोने लगी। विनय, कुछ हुआ है क्या घर में? आपको पता है ना कि मेरी माँ जी से 1 हफ्ते के लिए बोलकर मुझे यहाँ पर मंगवाई थी। फिर 2 दिन में ही अचानक से माँ जी को जाने क्या हो गया, मुझे बुलाने के लिए परेशान हो गई। जब मैं नहीं गई तो बच्चों को उठा लिया। कविता की बात सुन बड़े ही शांत होकर विनय ने कहा, कविता, तुम परेशान मत हो, मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को घर जाता हूँ तो देखता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में रीना आई है, इसीलिए माँ तुम्हें बुलाने के लिए परेशान होंगी। क्या? रीना आई है? लेकिन ऐसे अचानक से कैसे? अभी तक तो उसके आने की कोई खबर नहीं थी। कविता, तुम्हें पता है ना, रीना ऐसे अचानक ही आती है, कभी खबर लेकर या देकर नहीं आती। फिलहाल तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें आने का मन है तो आओ, नहीं मन है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम जितने दिन के लिए गई हो उतने दिन रहकर आओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। और रही बात बच्चों की, तो तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही घर जाता हूँ, बच्चों को संभाल लूँगा। विनय की बात सुन कविता को थोड़ी तो राहत हुई। कविता विनय से स्पीकर पर ही बातें कर रही थी। बेटी दामाद की बात सुन शारदा जी सब कुछ समझ गईं कि आखिर बिमला जी कविता को बुलाने के लिए इतनी परेशान क्यों हैं, क्योंकि उनकी बेटी आ गई है अचानक से।
अगर उन्हें पहले से पता होता कि उनकी बेटी आने वाली है तो वो कविता को आने ही नहीं देती। और अब जब बेटी अचानक से आ गई तो कविता को बुलाने के लिए परेशान है, क्योंकि बेटी की सेवा भी तो करनी पड़ेगी। तरह तरह के पकवान, उनकी फरमाइशें आखिर कौन पूरी करेगा? मायके का सुख कौन देगा? इसी के चलते अचानक से बिमला जी ने सूरज को भेजा था कविता को लेने के लिए। जब कविता ने जाने से मना कर दिया तो बच्चों को ही उठाकर ले गया। अब शारदा जी के समझ में सारी बातें आ गई थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने कविता से कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ससुराल में किसी को भी फोन नहीं करोगी, बच्चों का हालचाल लेने के लिए भी नहीं। माँ कैसी बातें कर रही हो? बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है वो रो रहे होंगे। बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुम माँ हो, परेशान होगी। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए परेशान हो वैसे मैं भी तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम भी मेरी बेटी हो। लेकिन अगर आज इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं कराया तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। आज डर गई, आज दब गई तो पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही डरा कर दबा कर रखेंगे। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तुम्हारे हैं तो उनके भी तो हैं। बच्चों की वहाँ दादी है, बाबा है, चाचा हैं, बुआ हैं। दुश्मन नहीं है वो बच्चों के। जितना तुम्हें कह रही, फिलहाल तुम अभी उतना ही करो। किसी को भी फोन नहीं करोगी और किसी का भी फोन आया तो मेरे सामने बात करोगी। रोते हुए कविता ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसका मन मायके में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इधर बिमला जी सुबह सुबह ही सूरज को भेजी थी कविता को लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा भी था कि इतनी जल्दी ना तो कविता आने वाली है और ना ही शारदा जी उसे भेजने वाली। इसीलिए बिमला जी ने बड़ा दिमाग लगाते हुए सूरज से बोला था कि अगर बहू आने के लिए मना की तो तुम बच्चों को जबरदस्ती लेकर चले आना, फिर तो बहू पीछे पीछे भागती हुई आएगी ही। लेकिन शायद बिमला जी भूल गई कि वो शेर है तो शारदा जी सवा शेर। शायद शारदा जी भी बिमला जी की चालाकी समझ गई थी और इसीलिए उन्होंने कविता को नहीं भेजा। बिमला जी बच्चों के आने के बाद उन्हें जैसे तैसे बहकाकर, खिलाकर, घुमाकर चुप करा रही थी और बार बार दरवाजे की ओर देखती कि बहू अब आई तब आई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कविता का कोई पता ही नहीं चला। बच्चों को संभालने में बिमला जी की हालत खराब हो रही थी। माँ बेटी दोनों मिलकर एक को चुप कराती तो दूसरा शुरू हो जाता। बच्चे भी माँ के लिए परेशान थे। दोपहर से धीरे धीरे शाम होने वाली थी, लेकिन कविता का कोई अता पता नहीं था। अब बिमला जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चों ने रो रो कर पूरे घर में तांडव मचा रखा था, ऊपर से घर के काम भी उनके जिम्मे थे, बच्चे भी उनके ऊपर थे और बहू का कहीं नामो निशान ही नहीं। धीरे धीरे रात भी होने लगी। विनय घर तो जल्दी आ गया, लेकिन जानबूझकर वो भी बच्चों को बिमला जी के हवाले ही छोड़ रखा था। इधर बिमला जी को पूरा विश्वास हो गया था कि अब कविता नहीं आने वाली है। पूरे दिन बच्चे रोते रहे। बिमला जी बच्चों के चक्कर में पागल हो गई थी। ना खाना बना पा रही थी, ना घर की साफ सफाई कर पा रही थी। रीना भी बच्चों को संभालने में परेशान हो गई। सूरज तो बच्चों से दूर दूर ही भाग कर रहता था। आखिरकार जब रात हो गई, कविता का कोई अता पता नहीं चला तो गुस्से में भड़कती हुई बिमला जी ने कविता को फोन मिलाया। बहू तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो? साफ साफ बता दो। नहीं माँ जी, नहीं आऊंगी। इतनी मुश्किल से तो पूरे 1 साल में मुझे आने का मौका मिला है। मैंने पहले ही बोला था ना आपसे कि मैं पूरे हफ्ते रह के आऊंगी, फिर अचानक ही आप मुझे बुलाने लगी। मैं नहीं आ रही। तो ठीक है बहू, अब तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तुम वहीं पर रहना। अभी बिमला जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शारदा जी ने कविता से फ़ोन लेते हुए कहा, बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल यही रहेगी। जितने दिन के लिए मैंने आपसे परमिशन लेकर अपनी बेटी को यहाँ बुलाया था, उतने दिन तो ये यहीं रहेगी। मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि मैं पूरे 1 हफ्ते अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी। आपने भी राजी खुशी भेजा था, फिर अचानक से ये तमाशा क्या लगा रखा है आपने?
देखिए बहन जी, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है। मैं परेशान हो गई बच्चों के चक्कर में। कैसी बेटी है आपकी, इसे अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है। अच्छा, और कैसी दादी हो आप जो अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही। माफ़ करिएगा बहन जी, लेकिन आपकी सारी चालाकी मैं समझ गई। आपने जानबूझकर बच्चों को मंगवाया था ना, ये सोचकर कि पीछे पीछे कविता भागती हुई आएगी, और जब कविता नहीं आई तो आप फोन पर उससे ऐसी बातें कर रही हैं। बहन जी, आपकी बेटी आई है तो आप बेटी के लिए पागल हो गई हैं। मैं भी तो माँ हूँ। आपकी बेटी तो हर 4-6 महीने में आती रहती है, फिर आपकी ये हालत है। और मेरी बेटी पूरे 1 साल बाद 1 हफ्ते के लिए आई है, उसमें भी आपकी इतनी नौटंकी। बहन जी, कोई नौटंकी नहीं थी। मैंने मना नहीं किया था जाने के लिए, लेकिन अब जब रीना आ गई है तो भाभी ऐसे में मायके रहेगी तो अच्छा लगेगा क्या? आप ही सोच कर देखिए। बिल्कुल अच्छा लगेगा बहन जी, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर ननद साल में 1 बार आती और भाभी मायके चली जाए तो अच्छा नहीं लगता। अगर ननद के आने के बाद भाभी चली जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ननद हर 4-6 महीने में 10 दिन के लिए आती रहे और भाभी की मायके जाने के बाद अचानक से बिना बताए आ जाए, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ना तो आपकी बेटी साल में 1 बार आती है, और ना ही आप आपकी बेटी को उसकी सास से पूछकर इज्जत से विदा करा कर ले आती हैं। वो तो जब मर्जी तब आ जाती है। उसके चक्कर में मैं अपनी बेटी का मायका छुड़वा दूं? बिल्कुल नहीं। मैं पूरी इज्जत के साथ आपसे परमिशन लेकर अपनी बेटी की विदाई करा कर लाई थी। वैसे ही 1 हफ्ते बाद इज्जत के साथ आपके घर पहुंचवा दूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। और रही बात बच्चों की, तो आप संभालो बच्चों को। बच्चे नहीं संभाले जा रहे तो जिस ताव से आपने बच्चों को मंगवाया था उसी ताव में बच्चों को वापस भेज दीजिए। मैं संभाल लूंगी। कहते हुए शारदा जी ने गुस्से में फोन काट दिया। माँ का गुस्सा देख कविता भी सहम गई। माँ, आप इतने गुस्से में मेरी सास से बात की? बताओ, अब वो आपका सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगी। कुछ नहीं कहेंगी बेटा, कुछ भी नहीं कहेंगी। अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। और यही नहीं, देखना, अभी आज या कल सुबह ही तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। जो डरता है दुनिया उसे डराती है। अगर आज डर के तुम ससुराल वापस चली जाती या मैं तुम्हें भेज देती तो फिर तुम्हारा मायका तो ख़त्म ही था। इसलिए कभी कभी लड़की वाली होकर भी टाइट होना पड़ता है। इधर जब बिमला जी को लगा कि अब कविता नहीं आने वाली है और उनकी सारी चालाकी पकड़ी गई, तो हार मानकर तुरंत ही 1 घंटे के अंदर में ही दोबारा उन्होंने बच्चे को कविता के पास भेज दिया।